नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अष्टावक्र में। हम आप आज करंट अफेयर्स की जर्नी स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स में जो हम पहली प्रारंभिक परीक्षा जो पहली पीटी के लिए भी ये महत्वपूर्ण है और आपके ऐसे में भी काम आएगी, क्योंकि योजनाएं सरकार की जो इसमें विभिन्न के जो विशेषताएं ये कवर हो जाएगी आपकी। चलिए प्रारंभ करते हैं। इस मैगज़ीन का जो टाइटल है वो कुशल भारत, सक्षम भारत और नई समृद्धि से कौशल का नया सवेरा, आत्मनिर्भर हो देश हमारा। ये प्रारंभ करते हैं। जैसे कि सेकंड पेज में ये है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक देश एक विधान एक प्रधान, एक निशान के प्रेरणात्म। तो ये आप इनका नारा भी मान सकते हैं कि एक देश एक विधान, एक देश एक विधान एक प्रधान, एक निशान के प्रणेता हैं। और इनकी जो जयंती है वो 122वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र का सादर नमन किया है। और जो आगे चलते हैं हम, इसमें जो सार है, मैगजीन का जो सार है, ये समाचार सार हिमाचल का लाल बना कारगिल का शेर। और ये कहानी है कारगिल युद्ध की नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की, और बहुत ही अच्छी कहानी है और इनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। और जो दूसरा है, जब संविधान और संस्कार का मिलन हुआ, ये सार है। राष्ट्रपति ने अपने पैतृक गांव में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। ये हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। नई उड़ान नया संकल्प, इसकी विशेषताएं हमें ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि यूपी पीसीएस में ये आ सकता है। और नई उड़ान नया संकल्प, अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़े विजेता की भूमिका निभाएगा निजी क्षेत्र। और प्रधान ये है, पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक नेतृत्व की पहल। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर विशेष जो है, और ऋण से जुड़ी सभी सरकारी योजनाएं अब एक जगह पोर्टल बनाया है, जन समर्थ पोर्टल, उसकी भी चर्चा करेंगे। बायोटेक हब बनने की ओर है भारत। विकास और विरासत साथ साथ, और सामर्थ्यवान युवाओं की नई पौध होगी तैयार। एक राष्ट्र एक कर, जीएसटी के बारे में है। गुड एंड सर्विस के जो 5 साल पूरे हुए थे, जो 2017 में प्रारंभ हुई थी, और अब इसके 5 साल पूरे हुए, इसे भी थोड़ा विशेष चर्चा देंगे हम। मानवता के देवदूत, चिकित्सक दिवस पर धरती के भगवान को नमन। और जो आप कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइएगा कि चिकित्सक दिवस किस व्यक्ति के नाम से मनाया जाता है। और सादर नमस्कार। महाभारत के एक श्लोक में कहा गया कि विश्वकर्मा नमस्तेस्तु विश्वात्मा विश्वसंभव, अर्थात जिनके कारण विश्व में सब कुछ संभव होता है, उन विश्वकर्मा को नमस्कार। विश्वकर्मा को विश्वकर्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके कौशल के बिना समाज का अस्तित्व असंभव नहीं है। दुर्भाग्य से कौशल विकास की व्यवस्था हमारी सामाजिक शिक्षा व्यवस्था में धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई है। उसके मर्म को समझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से ही भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना संयोजा है, जो आज हर भारतवासी का संकल्प बन चुका है। तो इस थीम को लेके ये है हमारी थीम। ये है आपकी बात। ये जो पत्रिका की विशेषता है, इसे क्यों फॉलो करना चाहिए। न्यू इंडिया समाचार, जैसे कि चौधरी शक्ति सिंह एडवोकेट सर है, और उन्होंने इस पत्रिका के बारे में कहा है कि पत्रिका से मिल रही है राष्ट्र की प्रगति की जानकारी, इसीलिए यह पत्रिका जो है वो महत्वपूर्ण बन जाती है। और वैसे ही हनुमंत सिंह राठौड़ सर है, उन्होंने भी पत्रिका से जगती है राष्ट्रवाद की भावना। और जो
रमाशंकर गुप्ता सर है, उत्कृष्टता से भरपूर है न्यू इंडिया समाचार पत्रिका। और हमारे लिए क्यों है? पेपर के लिए भरपूर है हमारी न्यू इंडिया समाचार पत्रिका एग्ज़ाम से रिलेटेड। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जुड़ा है नाम। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इतना नहीं पूछा जाता पेपर में, हम पेपर किससे ही देखते, फिर भी बुलेटिन देखते। 105 घंटों में बनाई गई 105 घंटों में बनाई गई 75 किमी की किलोमीटर सड़क गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जुड़ा है नाम। किसानों को एक और उपहार, 14 खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने को मिली मंजूरी। और ये देख सकते हैं जो सरकार का लक्ष्य था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, तो उसी के तहत किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने देश के अन्नदाताओं को एक और उपहार दिया है। 8 जून को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। 14 खरीफ फसलों की एमएसपी में यह वृद्धि 4 से 9% तक की गई है। 14 खरीफ फसलें जो है उसकी जो एमएसपी में यह वृद्धि 4 से 9% तक की गई है। और जैसे आप देख सकते हैं कि धान सामान्य और जो कुंटल है कितना, एक कुंटल जो था 2040 इस तरीके से 2060 धान ग्रेड, ज्वार, बाजरा, रागी, मलका, अरहर और मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी बीज, सोयाबीन, पीला तिल, राम तिल और कपास मध्य और कपास। आप देखिए ये 14 खरीफ फसलें हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें से, अगर खरीफ फसलों का नाम आता है कि कपास कैसी फसल है तो आपको पता होना चाहिए कि ये 9 कपास खरीफ फसल है। तो बांग्लादेश और भारत के बीच तीसरी ट्रेन की शुरुआत, तो देखते हैं ये इतना नहीं पूछा जाता है, ये तो फिर समाचार ही हो गए। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की शुरुआत, ये भी नए टर्मिनल से बनेगी सूरत एयरपोर्ट की सूरत। अब हिंदी में भी जारी होगी संयुक्त राष्ट्र की सूचनाएं, ये महत्वपूर्ण बात है। वर्ष 1900 जो संयुक्त राष्ट्र अपना यूएन उसमें वर्ष 1970 में विदेश मंत्री रहे हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया था। पहला भाषण जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा में जो पहले भारतीय व्यक्ति थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री, और तब पहली बार संयुक्त राष्ट्र में हिंदी का डंका बजा था। बाद में उन्हीं के तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार संयुक्त राष्ट्र में अपना संबोधन हिंदी में दिया है। अब उसी हिंदी में जानकारी की अहमियत को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार हिंदी भाषा से जुड़ी भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की सभी जरूरी कामकाज और सूचनाओं को इसकी आधिकारिक भाषाओं के अलावा दूसरी भाषाओं जैसे हिंदी भी जारी किया जाए। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के सभी जरूरी संदेश अब हिंदी में भी भेजे जाएंगे। जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें भारत से बांग्ला उर्दू भाषा का भी जिक्र है। हिंदी ही नहीं है, भारत से बांग्ला उर्दू भाषा का भी जिक्र हुआ है। तो उर्दू भाषा में भी ये सूचनाएं हमें प्राप्त होगी। हमें अपनी प्राथमिकता अपने शेर जवान जो है भारतीय फौज और तीनों जल, स्थल और वायु की जो रक्षा करते हैं अपने देश की, उनको नमन। तो हिमाचल का लाल बना, कारगिल का शेर, ये कहानी आपको याद होगी। बेसिकली बहुत ही जो ये बटालियन के हेड थे, तो इन्होंने तारीख 1 जून 1999 जब लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को उनकी टुकड़ी के साथ कारगिल युद्ध में भेजा गया, तो वहाँ विक्रम बत्रा ने न केवल अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया,
बल्कि बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक सबसे ऊपर 5140 चोटी को पाकिस्तानी सेना के कब्जे से मुक्त करा लिया। विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय घोष दिल मांगे मोर कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया है। युद्ध के मैदान में उन्हें कैप्टन की रैंक दी गई। कारगिल के 5 सबसे महत्वपूर्ण चोटी जीतने में मुख्य भूमिका निभाने वाले विक्रम बत्रा ने 7 जुलाई 1999 को शहीद हो गए, लेकिन दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय जवान भारत माता की रक्षा के लिए मर मिटने से पीछे नहीं हटते। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हिमाचल में हुआ था 9 सितंबर 1974 में। हाँ, ये कह सकते हैं। और मृत्यु इनकी जो है 7 जुलाई 1999 में है। इनका ध्येय जो उन्होंने कहा है तो उससे कहा था कि मैं जीत के बाद तिरंगा लहरा कर आऊँगा या फिर उसी तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर। तो ये इन्होंने युद्ध में जाने से पहले ये अपने दोस्त से कहा था। और जब संविधान और संस्कार का हुआ मिलन, ये हमारे पेपर से एथिकली हो सकता है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं करेंगे। और ये एक गांव में पैदा हुआ गरीब से गरीब व्यक्ति भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल, मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच सकता है, ऐसा है इसमें। ये है आपका उत्तर प्रदेश, प्यारा उत्तर प्रदेश। नई उड़ान नया संकल्प। अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी विजेता की भूमिका निभाएगा निजी क्षेत्र। और इसमें देख लीजिए, ये है हमारा विश्व रिकॉर्ड। अंतरिक्ष की ताकत को कैसे समझे, हमारे लिए अंतरिक्ष क्यों महत्वपूर्ण है और इसमें निजी योगदान क्यों महत्वपूर्ण है अपने अंतरिक्ष में। तो विश्व रिकॉर्ड जो बना था इसरो का, वो 104 उपग्रह को एक ही उड़ान में लॉन्च किया गया। एक ही उड़ान में 3 ऑर्बिट मिशन लॉन्च किए गए। और ये जो है उपग्रह हाई स्पीड संचार को बढ़ाने के लिए भारत के सबसे उन्नत उपग्रह GSAT-11 और GSAT-29 लॉन्च किए गए। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष मिशन लॉन्च वर्ष 2014 के पहले औसतन सालाना 1.7 मिशन लॉन्च होते थे, जो 2014 के बाद प्रति वर्ष 5.4 हो गए हैं। ये बेसिक जानकारी आपकी। IRNSS जी के साथ भारत के पास अपना स्वयं का उपग्रह नेविगेशन सिस्टम है। तो आपको भारत के पास अपना स्वयं का जो नेविगेशन सिस्टम है वो कौन सा है? IRNSS जी। इसी तरह अंतरिक्षयान मिशन की बात करें तो 2014 से पहले प्रतिवर्ष 2.15 होते थे, जो 2014 के बाद 5.9 हो गए हैं। ये बेसिक फैक्चुअल डाटा है। विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण वर्ष 2014 के पहले 35 के जो बाद में 2014 के बाद, ये बेसिकली पिछली सरकार और इस सरकार की तुलना की गई है कि 2014 से पहले कितने किए गए थे, 2014 के बाद क्या प्रोसेस आगे बढ़ा है, कितना लक्ष्य आगे बढ़ा है। इसकी बेसिक जानकारी है कि जैसे 2014 के पहले जो विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण वर्ष 2014 के पहले 35 किए गए थे, जो विदेशी प्रक्षेपण वर्ष है उसके में 35 किए गए थे, और 2014 के बाद 307 किए गए। क्या है इन स्पेस में सुविधाएं? हमारी इंडस्ट्री की ज़रूरत है कि हेल्पिंग हैंड की जो इन स्पेस उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि इन स्पेस तक प्रमोटर, इनरोलर, अथोराइजर और सुपरवाइजर की भूमिका निभाएगा। इन स्पेस की टेक्निकल लैब और क्लीन रूप में सैटेलाइट के डिज़ाइन,
फैब्रिकेशन, असेंबलिंग, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग के लिए उपकरण भारतीय कंपनियों के लिए उपलब्ध होंगे। यहाँ और कई आधुनिक सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे जो स्पेस इंडस्ट्री की क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। जो ये 342 मंगलयान के पहले जो मंगलयान है के पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला देश बना है। 342 उपग्रह अब तक लॉन्च किए गए हैं और ये 300 विभिन्न देशों के किए गए हैं। जो 35 जो है 2014 से पहले के हैं और जो 2014 से बाद के हैं वो है 307। तो ये कुल उपग्रह है जो फैक्चुअल डाटा है वो 342 है। जो विदेशी उपग्रह जो लॉन्च किए गए हैं इसरो की तरफ से वो है 342। और कुशल विकास के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है नया भारत। इसे समझिए स्किल आगे बढ़ते हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के प्रशिक्षण की प्रगति। 5 उंगलियां है, जैसे कि ये है सबसे छोटी 37 क्षेत्र कौशल परिषदों का गठन 37 क्षेत्र कौशल परिषद का गठन किया गया है। 1.42 करोड़ से अधिक नामांकित हुए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में और इसमें 1.35 करोड़ से अधिक प्रशिक्षित हुए हैं और 1.08 करोड़ से अधिक प्रमाणित हुए हैं और 24 लाख प्लेसमेंट हो चुके हैं अब तक। ये किसमें है? कौशल भारत मिशन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए 20 मंत्रालयों और विभिन्न विभागों में 40 से अधिक कौशल विकास योजनाएं कार्यक्रमों को लागू किया गया है। 5.70 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है इन योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत मार्च 2022 तक। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की क्या इस समय प्रशिक्षण की प्रगति उसका आंकड़ा है। और ये 2000 आपका आंकड़ा मार्च 2022 तक का है। ये आंकड़ा इतना नहीं है। जब युवावस्था में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महसूस की कौशल की महत्ता। हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं। ये भी नहीं है हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड। और ये भी नहीं है। हाँ, अमृतकाल के लिए कौशल का विजन, ये हमें ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि अमृतकाल 2047 जो भारत @2047 के लिए कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के लिए एक सूचीबद्ध विशेषज्ञ के साथ एक विजन तैयार किया है और हितधारकों से इन विषयों पर संवाद कर रहा है। और ये जो अमृतकाल है इसका पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या है, अपार संभावनाएं क्या क्या है इसमें। तो ये है गिग या नॉलेज इकोनॉमी में अपार संभावनाएं हैं। गिग इकोनॉमी जो गिग और वर्कर्स बनाने के लिए कौशल और प्रशिक्षण सिस्टम और मॉडल में दक्षता अंतर्निहित होनी चाहिए। और गिग इकोनॉमी में मान लीजिए कि जो वर्कर है, ये जोमेटो स्विगी काम कर रहे हैं, ये अमेज़ॉन डिलीवरी बॉय है, ये जो वर्कर्स है ये गिग इकोनॉमी में सहयोग देते हैं। और जो विदेशी संस्थाओं की स्थापना में साझेदारी के साथ विश्व के सर्वोत्तम काम को दोहराने और स्वदेशी सर्वोत्तम काम पर ध्यान केंद्रित करना है। 2047 के लिए भविष्य की नौकरियां का पूर्वानुमान अध्ययन और विश्लेषण करना है, इसका ये विजन है। पहला, गिग नॉलेज इकोनॉमी में अपार संभावनाएं हैं। गिग और वर्कर्स बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण सिस्टम और
मॉडल में दक्षता अंतर्निहित होनी चाहिए और विदेशी संस्थाओं की स्थापना में सजगता के साथ विश्व की सर्वोत्तम काम को दोहराने और स्वदेशी सर्वोत्तम काम पर ध्यान केंद्रित करना और 2047 के लिए भविष्य की नौकरियों का पूर्वानुमान अध्ययन और विश्लेषण करना है कि कितनी संभावित जॉब होगी हमारी। हेल्थ केयर सेक्टर, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग, आईटी और आईटीएस, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, तकनीकी और इनोवेशन जैसे क्षेत्र पर जोर, जहां भारत विश्व में बढ़त हासिल कर सकता है। और 2047 के लिए असंगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्र है, को संगठित बनाने की ज़रूरतों पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। इसका जो भारत जो मिशन है, अमृतकाल मिशन, भारत, कनाडा, सिंगापुर, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, खाड़ी और स्कैंडिनेवियाई देश जैसे महत्वपूर्ण देशों के साथ एक वैश्विक मान्यता बोर्ड जो कौशल आवश्यकता और अग्रणी संस्थाओं के मामले को बेहतर हो। ये है हमारा अपार संभावनाएं हैं। ये जो है अमृत काल की अपार संभावनाएं है। कौशल मिशन के लिए लगातार बढ़ रहा है बजट और ये हम आगे एक बजट की क्लास भी लेंगे तो उसमें भी देखेंगे। और राष्ट्रीय कौशल विकास की गति देने के राह में बजट को आंकड़े नहीं आने दिया। कौशल विकास को गति देने की राह में बजट को आड़े नहीं आने दिया सरकार ने। इसका बजट निरंतर बढ़ रहा है और 2022-23 के लिए पेश किए गए आम बजट में कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योग की साझेदारी के साथ निरंतर बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इनमें से जो प्रमुख हैं, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा को उद्योग की ज़रूरतों के साथ जोड़ा जाएगा और इसके लिए देश में 750 वर्चुअल और 75 स्किलिंग लैब स्थापित होगी इसके तहत। और कौशल और आजीविका के लिए देश स्टैक पोर्टल को स्थापित कर ऑनलाइन प्रशिक्षण से युवाओं को हुनरमंद बनाया जाएगा। एपीआई आधारित विश्वसनीय कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये पोर्टल आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछ सकते कि पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और देश स्टैक पोर्टल, और ये किसके लिए है? कौशल और आजीविका के लिए। और इसमें काम क्या होगा? ऑनलाइन प्रशिक्षण से युवाओं को हुनरमंद बनाया जाएगा। आईपीआई आधारित विश्वसनीय कौशल प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। एपीआई आधारित विश्वसनीय कौशल प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। और रोजगार को बढ़ाने के लिए ड्रोन और ड्रोन घटक के उत्पादन के लिए 120 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना को मंजूरी दी गई है। इस क्षेत्र में आने वाले 3 वर्षों में 10,000 नौकरियां सृजित होगी। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने देश दुनिया की संस्थाओं के साथ मिलकर स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड भी लॉन्च किया है, जो स्किलिंग पर अपनी राह का पहला बॉन्ड है। इस सहयोग से 4 वर्षों में 50,000 युवाओं को लाभान्वित करने के लिए 14.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड जुटाया जाएगा। और आगे चलते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कौशल, जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसकी जो विशेषताएं है, और ये भी बहुत ही नई महत्वपूर्ण बात है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कौशल है। कैसे कौशल है? कौशल को बढ़ा रही है नई शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
पाठ्यक्रम का बोझ कम कर छात्रों में भविष्य के लिहाज से कौशल का विकास करना शामिल है। इसमें छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के कौशल विकास का भी लक्ष्य है। 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े देश के कम से कम 50% छात्रों को हुनरमंद बनाने की सिफारिश की गई है इस शिक्षा नीति में। और दूसरा जो है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत स्कीम है। जो स्कीम है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत स्कीम है। अम्ब्रेला के तहत ये योजना है के तहत स्कूली शिक्षा के व्यवसायीकरण की योजना कार्यान्वित कर रहा है ताकि छात्र अपनी योग्यता और क्षमता और आकांक्षा के अनुसार करियर का चुनाव कर सके। स्कीम में 9वीं से 12वीं तक की सामान्य शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने के लिए देश भर में 14,435 स्कूलों को मंजूरी दी जा चुकी है। इसमें 15.63 लाख छात्रों का नामांकन भी हो चुका है। एक मिनट में शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का है तकनीकी और दिशा निर्देश। और ये हेडलाइन है कौशल विकास में भारत के साथ विश्व बैंक भी सहयोग देता है। और ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि विश्व बैंक कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, कौन सी रिपोर्टें प्रकाशित करता है। और पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक नेतृत्व की पहल। पर्यावरण के हित में भारत के महत्वपूर्ण कदम है। क्या है महत्वपूर्ण कदम? भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से स्थापित विद्युत क्षमता के 40% तक पहुंचने की प्रतिबद्धता निर्धारित समय से 9 साल पहले ही हासिल कर ली है। जो हमने लक्ष्य रखा था उससे 9 साल पहले ही हमने वो लक्ष्य हासिल कर लिया है। निर्धारित समय से 9 साल पहले भारत ने COP21 में तय लक्ष्यों को हासिल किया है। 2014 से अब सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में 1900% की वृद्धि हुई है। और इसमें जो है LED बल्ब 370 मिलियन LED बल्ब अब तक वितरित किए गए हैं। ये योजना भी चलाई गई थी LED बल्ब जिसमें दिए जा रहे थे गाँव में। तो 50 मिलियन यूनिट बिजली की बचत हुई है LED बल्ब से। कितने? ये 50 मिलियन की यूनिट बिजली की बचत हुई है। और 40 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी भी सुनिश्चित की गई है। और ये सही है। मिट्टी बचाओ कार्यक्रम सेव अर्थ, मिट्टी को जीवंत बनाने की पहल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ऋण से जुड़ी सभी सरकारी योजनाएं अब एक जगह पर। ये है जन समर्थ पोर्टल जो हमने पहले भी कहा था इससे पहले। और ध्यान रखिएगा ऋण से जुड़ी सभी सरकारी योजनाएं अब किस पोर्टल पे होगी? जन समर्थ पोर्टल पे। बायोटेक हब बनने की ओर भारत। पहुँच करके देख लीजिएगा। पुणे में संत तुकाराम मंदिर, मुंबई में क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन। तुकाराम संत है। और आगे चलते हैं।
रक्षा क्षेत्र में भर्तियों की राह खेलती नई व्यवस्था अग्निपथ। अग्निपथ जो योजना है वो भी जो आई है उसके बारे में कि कैसे है कि सामर्थ्यवान युवाओं की नई पौध होगी तैयार। जो ये अग्निपथ योजना में है इसमें क्या होगा कि सामर्थ्यवान युवा मतलब कौशल युवा, प्रारंभिक स्तर पे कौशल है वो उसकी पौध तैयार होगी। तो इसमें है युवा किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव होते हैं। युवा किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव होते हैं। एक युवा मन प्रतिभा और रचनात्मकता से भरा हुआ होता है। दुनिया का कोई भी राष्ट्र बिना युवा शक्ति के सशक्त नहीं हो सकता है। फिर भारत तो दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। देश के इन युवाओं को हक में दो निर्णायक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। पहला, अग्निपथ योजना के तहत सशस्त्र सेनाओं में 4 वर्ष की सेवा का अवसर और दूसरा, आने वाले 1.5 वर्ष में केंद्र सरकार उसके विभाग के अंतर्गत मिशन मोड में 10 लाख नए रोजगार ताकि आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण में युवा शक्ति को सक्षम और रक्षा सहयोग सेवाओं में व्यापक बदलाव हो सके। इससे पहले आप बता सकते कि जिस तरीके से अग्निपथ योजनाएं हैं वो किस किस देश में भी है, जैसे कि रूस में 8 वर्ष, इसराइल में 4 वर्ष, इस तरीके से 3 या 4 वर्ष ऐसे आप देख सकते हैं विभिन्न देशों में। आप ज़रूर बताइएगा किस देश में कितने कितने वर्ष हैं। और वेतन और सुविधाएं आप इसे देख सकते हैं कि इसमें क्या है 1.5 वर्ष में। अगर कोई वीडियो बनानी हो अग्निपथ योजना पर आप ज़रूर बताइएगा, हम अलग से इस पर वीडियो बनाएंगे अग्निपथ योजना पे। और डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की साधना और संकल्प। इन आंकड़ों को समझिए कितना महत्वपूर्ण है। डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बेसिकली तथ्य है, इसे आप देख सकते हैं। और सुपर कंप्यूटर में दमदारी भरे कदम। सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर हर देश के इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सक्सेस का गेटवे होते हैं। यही वजह कि भारत सरकार ने 2015 में नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन NSM के तहत 2022 के अंत तक 74 इंस्टीट्यूट को हाई कंप्यूटिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत परम सिद्धि AI सुपर कंप्यूटर को विकसित किया गया है। तो इस टाइम है जो सबसे परम सिद्धि है जो सुपर कंप्यूटर है जो हाल ही में ही विकसित किया गया। यह देश का सबसे शक्तिशाली और तेज सुपर कंप्यूटर है। जो इस समय वर्तमान में जो सबसे तेज और सुपर कंप्यूटर वो कौन सा है? परम सिद्धि। और जिसे 2015 में बनाया गया। इसे दुनिया के 500 जो दुनिया में 500 टॉप सुपर कंप्यूटर की सूची में 63 के नंबर पर रखा गया है और इसका नाम है परम सिद्धि। तो भारत का सबसे सुपर जो कंप्यूटर कौन सा है तो वो है परम सिद्धि। और ये सीरीज़ है जो 2015 में चलाई गई थी, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। कंप्यूटर साक्षरता की दर में बढ़ोतरी। ये आपका डिजिटल कार्यक्रम एक राष्ट्र एक कर GST के 5 साल पूरे हो गए हैं और विश्व स्तर पर मची उठापटक और एक ध्रुवीकरण के बीच आत्मनिर्भरता के मंत्र के साथ भारत आज वैश्विक मंच पर अपनी आज़ादी के 75 सालों में सर्वश्रेष्ठ भूमिका में। जो इसका श्रेय उन रिफॉर्म्स जो सुधार हुए हैं उनको जाता है। उनकी शुरुआत 2000 के बाद हुई ऐसा सरकार का कहना है और कानून और अनुपालनों के मकड़ जाल को खत्म कर तमाम बंधन तोड़े गए हैं। ऐसा ही एक रिफॉर्म है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका सपना सबसे पहले देखा तो अटल बिहारी वाजपेयी ने था, लेकिन धरातल पर वह उतरा 17 साल बाद। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 2017 से प्रारंभ हुआ था
22, इसको पूरे 5 साल हो गए हैं 1 जुलाई को। और पूछा जा सकता है आने वाले पेपर में क्योंकि इसके 5 साल पूरे हो गए हैं। तो एक राष्ट्र के कर के बारे में जो इसकी तुलना की गई कि जो जीएसटी से पहले वैट हुआ करता था और जीएसटी के बाद में क्या है, फर्म के अनुबंधन 317 जीएसटी के बाद 0 है। चालान जो 12 कटते थे पहले जीएसटी से पहले वैट का, तो वो एक कटा घोषणाएं हैं। और ये देख लीजिए, मतलब जीएसटी से पहले कुल योग जो है अनुबंधन, चालान, घोषणाएं, फॉर्म, ट्रांजिट फॉर्म, वर्कशीट, इनवॉइस फॉर्मेट, रजिस्टर, ये जो 495 में से सिर्फ 12 ही है, वो भी देख सकते हैं आप। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में इसका अर्थ होता है माल एवं सेवा कर। 1 जुलाई 2017 से जब जीएसटी लागू हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे गुड एंड सिंपल टैक्स की संज्ञा दी थी। क्या दी थी उन्होंने? गुड एंड सिंपल टैक्स की संज्ञा दी थी। और जैसे कि ये कि जीएसटी से राजस्व में बढ़ोतरी हुई तो रिटर्न फाइल की संख्या भी बढ़ी। काला बाजारी और तस्करी की संभावना पर रोक लगी है। पूरे देश के एक समान वस्तु पर एक जैसा कर है। 4 नामों से जीएसटी सिस्टम लागू हुआ है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 4 नामों से जीएसटी लागू हुआ है। 4 नामों से क्या क्या नाम है देखते हैं। और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे सीजीएसटी कहते हैं, कई सौदा एक ही राज्य के 2 पक्षों के बीच हो रहा हो तो केंद्र के हिस्से के रूप में सीजीएसटी देना होता है। जो सीजीएसटी देना होता है। और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एसजीएसटी है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कई सौदा एक ही राज्य के 2 पक्षों के बीच हो रहा हो तो राज्य के हिस्से के रूप में एसजीएसटी चुकाना पड़ता है। जो प्राप्त करता होता है कोई भी वस्तु का, उसे यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यूटी के लिए इसे यूटी जीएसटी चुकाना पड़ता है, इसको चुकाना पड़ता है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे आईजीएसटी। अगर कोई सौदा 2 अलग अलग राज्यों के कारोबारियों के बीच हो रहा हो तो केंद्र और राज्य सरकारें दोनों का हिस्सा एक साथ आईजीएसटी के रूप में चुकाना पड़ता है। यह केंद्र सरकार को दिया जाता है और केंद्र राज्य का हिस्सा उसे वापस दे देता है। और ये है जो मनाया गया था 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे। और ये सामान्य जानकारी है। आगे बढ़ते हैं हम इस पर। और किसके नाम से मनाया जाता है डॉक्टर्स डे? जैसे कि ये भारत, इसलिए भारत में 1 जुलाई को ही मनाया जाता है कोई डॉक्टर्स डे। भारत में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में मनाया जाता है। उनका जन्म 1 जुलाई 1800 को पटना में हुआ था। किसके उस पर मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के उसमें मनाया जाता है। देख लेना आप। स्वतंत्रता संग्राम में देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का दिया था उत्कृष्ट परिचय। सुमन मेहता की संगठन क्षमता से बेहद प्रभावित सरदार पटेल और महात्मा गांधी। और देख सकते हैं आप इसको भी। अलेख पात्रा ने
18 साल की उम्र में ही स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना शुरू कर दिया था। और ये है अमरेंद्रनाथ चटर्जी ने देश की आज़ादी के लिए अपनाया क्रांतिकारी तरीका। ये जीवनी है इनकी। आखिरी सांस तक देश की सेवा करने वाली स्वतंत्रता सेनानी थी सुशीला नेत्रचैन, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। और ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माता जी के जो 100 वर्ष पूरे हुए हैं उनके जन्मदिन पे विशेष आलेख है कि मैं अपनी माँ की इस जीवन यात्रा में देश की समूची मातृशक्ति के तप, त्याग और योगदान के दर्शन करता हूँ। बहुत ही प्रेरणादायक है हमारे लिए। चलिए, यहाँ पे ही समाप्त हुआ आपका। और ये न्यू इंडिया समाचार पत्रिका। जय हिंद, जय भारत।